ओके, जो नया नेक्स्ट टॉपिक आज हमने पढ़ना है दैट इज पैटर्न ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है तो उसमें उस डिजीज को कैसे हुई, कितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड था, कब तक वो रही, और फिर रिकवरी की तरफ कैसे गई, क्या कुछ हुआ, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इन सब ये इन्फेक्शियस डिजीज का ये जो सारे ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा टाइम लगा, तो इस सबको हम जो है डिफरेंट स्टेजेस में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज का क्या पैटर्न है, उसको कैसे वो फॉलो करता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज may be caused by infectious agent। अब infectious agent कोई भी हो सकता है, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंजाई, ठीक है। तो ये जो है infectious disease किसी भी बायोलॉजिकल या एबायोटिक फैक्टर से हो सकती है, ठीक है। पैथोजन मस्ट ट्रांसमिट टू अ ससेप्टेबल होस्ट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो कोई भी डिजीज हुई है तो वो डिजीज या तो डायरेक्ट किसी इन्फेक्शियस एजेंट से हो रही है, या तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट हो सकती है थ्रू पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर यूज हो रहा है, आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं या फिर कोई और एजेंट हो सकता है जो कि उस डिजीज को कॉज करता है। आफ्टर ट्रांसफर इन्वेजन अकर इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द होस्ट एंड मल्टीप्लाई। जैसे ही ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर ऑर्गेनिज्म किस तरह से होगा, थ्रू फॉर एग्जांपल किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, या कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है ऑर्गेनिज्म किसी तरह से जो है इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड या हेल्दी पर्सन पर आ गया है, तो उसकी क्या होगी, पहले वो इंजेक्ट होगा डीप इनसाइड योर बॉडी, जहां फेवरेबल कंडीशंस में जाकर ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। फिर ऑर्गेनिज्म डैमेज द होस्ट थ्रू प्रोसेस कॉल्ड पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस के थ्रू उसने फिर मतलब इस प्रोसेस के थ्रू एक प्रोसेस के थ्रू उसने जो है फर्दर प्रोसीड करना है, फर्दर आगे ट्रांसमिट हो रहा है टू अदर ऑर्गन्स, तो वो जो है थ्रू उसकी जो पैथोजेनेसिस होगी उसके थ्रू वो ट्रांसफर होगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जेंडर predisposing factors such as female have higher rate of UTI than males, and males have higher rate of pneumonia than and meningitis, an individual with sickle cell disease or more resistant to malaria, ठीक है। जेंडर एक फैक्टर ये भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादा फीमेल्स में होते हैं देन मेल्स, और इसके अलावा निमोनिया, मेनिंजाइटिस, मेल आर मोर ससेप्टेबल टू देन द फीमेल्स, ठीक है। इसके अलावा भी और डिजीजेस हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल्स में ससेप्टेबिलिटी चांसेस जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट और वेदर पे भी अफेक्ट पर क्लाइमेट और वेदर भी जो है अफेक्ट कर सकता है, ऑल्सो हैव सम इफेक्ट्स ऑन इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सच एज इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इज हायर ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। एक फैक्टर ये भी है कि अगर ठंडा मौसम होता है तब ज्यादा इन्फ्लुएंजा का या रेस्पिरेटरी डिजीजेस तब ज्यादा ससेप्टेबल हैं देन द अदर वेदर्स, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन का भी कुछ रोल होता है कि कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रॉपरली अगर कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रही है या प्रॉपर फूड आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, सही न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रही है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है, तो फिर भी आप एक्सपोज हो सकते हो टू सम इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा जी, अब कोई इन्फेक्शियस डिजीज है उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज द स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी वो स्टेज है जब आपका जो होस्ट है ससेप्टेबल होगा टू सर्टेन डिजीज और टू सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट या टू सर्टेन पैथोजन, ठीक है। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं हम मलेरिया की ले लेते हैं, ठीक है। एक पेशेंट है, एक होस्ट है जो कि ऐसी एरिया में या उस
मतलब एक किसी ऐसे एरिया में और रहता है जहां पर उसको मॉस्किटोज मॉस्किटोज बहुत ज्यादा है, तो अब वो बहुत ज्यादा अब वो जो पर्सन होगा वो इस स्टेज पर आ गया है, ये मोर लाइकली कि वो थ्रू मॉस्किटो से जो है अफेक्ट हो जाए और मॉस्किटो उसको जो है बाइट कर ले या फिर उसको जो है, तो ये स्टेज जहां पर होस्ट जो है बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है टू सम इन्फेक्शियस एजेंट, या फिर एक और कंडीशन ले लेते हैं जिसमें एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और उसको जो है वो बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो वो बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के से ज्यादा ससेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल उसको एस्पेरिलोसिस हो सकता है ड्यू टू फंगल स्पोर्स। तो ये जो स्टेज होगा डिजीज का जिसमें आपका होस्ट ससेप्टेबल है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, ड्यू टू कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर वो किसी ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ उसको डिजीज हो सकती है या कोई उसको इन्फेक्शियस एजेंट लग सकता है, तो वो स्टेज जो होगा उस डिजीज का वो कहलाएगा स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। फिर आ जाते हैं स्टेज ऑफ प्री सिम्टोमेटिक डिजीज। प्री सिम्टोमेटिक डिजीज ये वो स्टेज है जब फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने बाइट कर दिया, ठीक है, वो स्टेप क्या था, वो स्टेप था ससेप्टेबिलिटी स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा कि अब जब ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया, अब उस ऑर्गेनिज्म ने आपकी बॉडी के अंदर जो है अपने आप को मनवाना है, वहां मल्टीप्लाई करना है, वहां डिफेंस सिस्टम से बचना है, क्योंकि जाहिर है होस्ट के अंदर जैसे ऑर्गेनिज्म जाएगा तो आपका डिफेंस सिस्टम भी ऑन हो जाएगा, तो वो होस्ट सिस्टम से बचना है। ये सारा जो प्रोसेस, ये सारा जो टाइम होगा, मतलब ये मैं बात कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन और ये जो इम्यून सिस्टम से बचने वाला पीरियड है इसकी बात हो रही है। इसके फौरन बाद अगला स्टेज शुरू हो जाएगा जिसमें सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। तो सिम्टम्स आने से पहले और ससेप्टेबिलिटी स्टेज के फौरन बाद जो का बीच का ये जो पीरियड है उसे हम कह रहे हैं प्री सिम्टोमेटिक डिजीज, ठीक है। यानी अभी सिम्टम्स आए नहीं है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेबल कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है अपनी आपकी बॉडी में, अपने आप को जो है बचा रहा है डिफेंस सिस्टम से, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये टाइम जो होगा उसका वो कहलाएगा प्री सिम्टोमेटिक डिजीज। फिर आ जाएगा स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज ये वो स्टेज होगा जहां पर आपको सिवियरिटी ऑफ डिजीज नजर आएगी, जहां सिम्टम्स बहुत हाई होंगे, आपको सामने नजर आ रहा होगा अच्छा अच्छा ये चीजें हो रही हैं, आपकी बॉडी के साथ सिम्टम्स नजर आएंगे, तो ये आपका जो है क्लिनिकल डिजीज, ये स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज है। और लास्टली द स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ, ये वो स्टेज होगा जहां पर या तो आपका होस्ट रिकवर हो जाएगा या उस जो इन्फेक्शन उसको हुआ था उस इन्फेक्शन की वजह से कुछ उसको प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में चेंजेस आए होंगे, या फिर उस होस्ट की डेथ हो गई होगी। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें हम एक इन्फेक्शियस डिजीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंशन। अच्छा जी, अब प्रिवेंशन हम कब कब कर सकते हैं? ये जो चारों स्टेजेस आपको बताया, ससेप्टेबिलिटी और इसके अलावा आपको बताए प्री सिम्टोमेटिक स्टेज आ गया, इसके अलावा क्लिनिकल स्टेज आ गया और रिकवरी स्टेज। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सबसे पहले प्रिवेंशन आप कब कर सकते हो? सब प्राइमरी प्रिवेंशन आपकी होगी ससेप्टेबिलिटी स्टेज पर। ससेप्टेबिलिटी स्टेज पर कैसे होगी? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल डेंगू बहुत ज्यादा है। डेंगू में होता है ना कि खास टाइम पर आता है, तो वो उसी वक्त प्रिवेंशन लेना शुरू हो जाता है, यानी अपने घर की सफाई रखता है, पानी नहीं जमा होने देता, मॉस्किटो है वहां पर तो वहां पर पहले ही अपने आप को प्रिवेंशन ले लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और तो वहां उसकी जो है प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगी, प्राइमरी प्रिवेंशन वहां हो जाएगी, तो वो बहुत हद तक जो है इन्फेक्शियस डिजीज से बच जाएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन कहाँ होगी? सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होगी वो होगी प्री सिम्टोमेटिक और क्लिनिकल डिजीज जो स्टेज चल रहा होगा उसमें हो जाएगी कि अच्छा अब ऑर्गेनिज्म को जो है सिम्टम्स भी आ रहे हैं और
ऑर्गेनिज्म होस्ट को सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म भी अंदर इंजेक्ट हो गया, लेकिन अब इंसान क्या कर रहा है या होस्ट क्या कर रहा है कि उसने प्रिवेंशन लेना शुरू कर दिए, प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए। अब उसने जो है बहुत सारी चीजें, अपनी डाइट अच्छी कर ली और अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए जो है इम्यून सिस्टम किसी तरह वो बूस्ट कर रहा है थ्रू न्यूट्रिशन और थ्रू अदर थिंग्स, तो वहां पर सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाती है। उसके अलावा टर्शरी प्रिवेंशन जो है आपकी लास्ट स्टेजेस में आ जाती है, जब रिकवरी हो रही है तब भी आप कुछ ना कुछ प्रिवेंशन करके अपने आप को बचा सकते हो सिवियरिटी ऑफ डिजीज से। ठीक है, अच्छा जी, अब डेवलपमेंट ऑफ डिजीज कैसे के लिए ये इस तरह से ग्राफ बनाया है जिसमें ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते, जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, प्रीडोर्मल पीरियड को कंप्लीट करता हुआ पीरियड ऑफ इलनेस पे आता है, जहां पर डिजीज के सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पीक होता है, सिवियरिटी ऑफ डिजीज होगी, और उसके बाद फिर डिक्लाइन फेज में जाएगा, कॉन्वोलेसेंस यानी कि रिकवरी फेज में चला जाएगा। अच्छा जी, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो सकती है ऑफ ह्यूमन बॉडी? रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओरल रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओरल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और इंट्रावेनस यूरिनरी ट्रैक, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ओपन वाउंड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंजक्टिवाइटिस, ट्रांसप्लासेंटा ट्यूब्स इंसर्टेड इनटू द बॉडी। तो ये कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से पैथोजन एंटर हो सकता है इनटू द बॉडी और फिर अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट, इसका जो स्टेज है ससेप्टेबिलिटी स्टेज, आपको बता दिया कि ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल था अटैक के लिए और उसके अंदर किसी तरह से जो है ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड पे। आ जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वो स्टेज है या स्टेज को हम प्री सिम्टोमेटिक डिजीज स्टेज भी कह सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं। Incubation period in a disease after the initial entry of pathogen to the host infect the body but do not cause disease, यानी अभी होस्ट ने जो है होस्ट इंजेक्ट तो हो गया लेकिन अभी वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया की बात करें तो ससेप्टेबिलिटी में, ससेप्टेबिलिटी स्टेज में कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो कॉज करेगा, जो इंजेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म का, वो होगा मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो होगा। अच्छा, मलेरिया कोई बता सकता है मलेरिया कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रहा है?